ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल पे। डेट कैपिटल को डेट फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं, इक्विटी कैपिटल को इक्विटी फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं। आपके जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है आप उन्हें कैटेगराइज कर सकते हो ईदर इन डेट कैपिटल और इन इक्विटी कैपिटल, या फिर आपके पास दो कैटेगरीज और मौजूद है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कि आपके पास जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है आप उन्हें पार कर सकते हो इनटू शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कैटेगरी कोई भी हो, इंडिविजुअली तो तमाम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डिटेल में कवर करना ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास लिखा है डेट कैपिटल। मैंने आपको टाइम एंड अगेन बता दिया कि डेट कैपिटल का मतलब ये होता है कि जब आप अपने बिजनेस में पैसे लेकर आ रहे हो तो एक्सटर्नल सोर्सेज से और उन सोर्सेज से कि जो कि आपको अमाउंट लेंड करते हैं, यानी कि आपके लेंडर हैं, आप अमाउंट बोरो कर रहे हो तो आप बोरोअर हो। तो इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट आपने फ्यूचर एग्रीड डेट पे वापस करनी है। तो ये जो बोरोड अमाउंट है ये कहलाएगी प्रिंसिपल अमाउंट, और अब मेच्योरिटी डेट पे आप ये वापस कर दोगे। जब तक मेच्योरिटी डेट नहीं आती तब तक आपने इस पे इंटरेस्ट पे करना है पीरियोडिकली। देखिए, इंटरेस्ट अब यहाँ पे कंडीशनल है कि अगर इंटरेस्ट की बात हुई है तो आप इंटरेस्ट पे करोगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है तो इंटरेस्ट आपने पे नहीं करना होगा। अब यहाँ पे लेट सपोज अगर इंटरेस्ट पे करना है तो व्हाट इज पीरियोडिकली। तो यहाँ पे आप ये एग्री कर सकते हो कि आप एनुअली इंटरेस्ट पे करोगे तो साल में एक दफा इंटरेस्ट पे करोगे, सेमी एनुअली डिसाइड करते हो तो 6 महीने में एक बार, क्वार्टरली डिसाइड करते हो तो 3 महीने में पे करोगे। इसके अलावा अगर आप लोग मंथली डिसाइड करते हो तो हर मंथ पे करोगे। अगर आप फोर्टनाइटली जाते हो तो हर 14 दिन के बाद इंटरेस्ट पे करोगे। अगर आप वीकली जाते हो तो हर हफ्ते के बाद पे करोगे। अगर आप डेली जाते हो तो हर डे एंड पे करोगे। अगर आप आवरली जाते हो तो हर घंटे बाद इंटरेस्ट पे करोगे। खैर, जोक्स अपार्ट, यहाँ पे आप पीरियोडिकली डिसाइड कर सकते हो कि किस पीरियड के बाद आप इंटरेस्ट पे करोगे, कि हर 6 महीने के बाद दोगे, हर 1 महीने के बाद दोगे, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो है आपको आई होप कि डेट कैपिटल समझ आ गया हो। इक्विटी कैपिटल का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सोर्स से पैसे लेकर आ रहे हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो आपके ऊपर फ्यूचर में कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी, कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होगी, कोई प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने की जो है ऑब्लिगेशन नहीं होगी। और यहाँ पे जो है एक ही शर्त में आप पैसे वापस करते हो जब बिजनेस खत्म हो रहा होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। अगर कोई प्रॉफिट वगैरह डिसाइड किया है तो वो पे करोगे, अदरवाइज कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये है इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, डेट कैपिटल के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, जिसकी वजह से हम एक बैलेंस क्रिएट कर रहे होते हैं एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वरना किसी एक सोर्स की तरफ चले जाते। सबसे पहले मैं डेट कैपिटल की बात करूंगा। डेट कैपिटल के जो एडवांटेजेस हैं वो इक्विटी कैपिटल के डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे एंड वाइस वर्सा। सबसे पहले अगर डेट कैपिटल की बात करूं, उसका पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ओनरशिप डायल्यूट नहीं होती। कि जो भी आप अमाउंट बोरो कर रहे हो तो जो बंदा आपको अमाउंट लेंड कर रहा है वो आपका लेंडर है, वो आपका बिजनेस का को ओनर नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है, पार्टनर नहीं है। तो वो बिजनेस के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, वोटिंग राइट नहीं रखता होगा, इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती। लेकिन इक्विटी कैपिटल में आ जाओ तो ओनरशिप डाइल्यूट होती है। कि अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हो, 100% बिजनेस में कंट्रोल आपका है, ओनरशिप आपकी है, जैसे ही आप पार्टनरशिप पे जाते हो, एक इक्वल कैपिटल का पार्टनर ले आते हो, तो इसका मतलब यह है कि अब आप 50% ओनर हो, वो 50% ओनर है। दो इक्वल पार्टनर और जोड़ दो तो इसका मतलब है कि 25 25 25 25। अगर आप 6 इक्वल पार्टनर और जोड़ लो तो 10 पार्टनर हो जाएंगे, तो आपका जो से है वो 10% रह जाएगा। 20 पार्टनर जोड़ लो तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बात है वो सिर्फ रह जाएगी 5%। अगर मैं बात करता हूँ प्राइवेट कंपनी की तो मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स होते हैं। तो अगर 50 शेयर होल्डर होंगे इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि हर जो शेयर होल्डर की जो सिग्निफिकेंस होगी वो 2% होगी। अगर मैं लेट सपोज पब्लिक कंपनी में चले जाऊं तो लेट सपोज अगर 100 शेयर होल्डर्स हैं और वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, 1%। तो यहाँ पे आपकी ओनरशिप डाइल्यूट होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप शेयर ऑफर करोगे, लोग शेयर परचेस करेंगे, शेयर परचेस करने के बाद शेयर कैपिटल मिलेगा, तो यहाँ पे आपकी ओनरशिप डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक डिलेमा है, ये एक डिसएडवांटेज है इक्विटी कैपिटल के साथ। अब डेट कैपिटल का दूसरा एडवांटेज जो कि बहुत इनसिग्निफिकेंट है लेकिन एडवांटेज है, तो डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बात पढ़ी थी कि आपके एक्सपेंडिचर्स क्या कर रहे होते हैं, आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स को रिड्यूस करते हैं। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिड्यूस होता है तो आपका टैक्स रिड्यूस हो जाता है, टैक्स रिड्यूस होता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाता है। सही है, ये चीज मैंने आपको इक्वेशन के थ्रू समझाई थी। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ये आती है कि आप इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट होता है एक्सपेंस। जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो इंटरेस्ट की वजह से एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होगा तो फिर टैक्स की अमाउंट कम हो जाएगी, टैक्स की अमाउंट कम होगी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा। तो ये एडवांटेज हुआ।
अब इसको जरा एडवांटेज कैसे हुआ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि जिसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस पे नहीं हो रहा, एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस पे हो रहा है। अब लेट्स सपोज दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट है 1-1 लाख रुपए, यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा तो एक्सपेंसेस है 50,000 रुपए, यहाँ पे इंटरेस्ट पे हो रहा है तो एक्सपेंसेस है 50,000 रुपए प्लस 10,000 रुपीज, इंटरेस्ट के 10,000 रुपीज, तो यहाँ हो गया 60,000 रुपए। जब ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 50,000 रुपए। दूसरे एग्जाम्पल में कितना आएगा 40,000 रुपए। जब 50,000 रुपए में आप क्या करोगे, 50,000 रुपए में आप टैक्स लगाओगे तो टैक्स की अमाउंट कितनी आएगी 50,000 रुपीज। यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट, यहाँ पे आपके पास टैक्स की अमाउंट कितनी आएगी 4,000 रुपीज, क्योंकि 40,000 रुपए पे 4,000 रुपए, 50,000 रुपए पे 5,000 रुपए, तो यहाँ पे टैक्स किसका ज्यादा है एग्जाम्पल नंबर 1 में, जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था। अब यहाँ पे जब आप 50,000 रुपए में से 5,000 माइनस करोगे तो आपके पास बचेंगे कितने 45,000 रुपीज, और वहां पे 40,000 रुपए में से जब आप 4,000 माइनस करोगे तो आपके बचेंगे 36,000 रुपीज। सही है, तो सर 36,000 रुपीज तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा है। हाँ, ये समझ आ गया कि एक जगह टैक्स आपके पास 5,000 था, एक जगह आपके पास टैक्स 4,000 रुपए था, तो ये एडवांटेज कैसे बना। देखिए पहले एग्जाम्पल में मैंने एक चीज हाइड करके रखी थी, सोचिएगा पहले एग्जाम्पल में आपके पास इक्विटी कैपिटल था ना, दूसरे एग्जाम्पल में आपके पास डेट कैपिटल था, तो यहाँ पे आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। अज्यूम कि यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में अगर आप क्या पे करो, अगर आप डिविडेंड पे कर दो, अगर आप डिविडेंड पे करो तो 10,000 का डिविडेंड पे करोगे, तो जब मैं 44,000 में से डिविडेंड पे करूंगा, 45,000 में से जब डिविडेंड पे करूंगा 10,000 का, तो मेरे पास जो उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा ना, जो उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा वो बचेगा कितना, वो बचेगा 34,000 रुपीज, और यहाँ पे आपके पास कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 36,000 रुपीज, तो 1,000 रुपए का आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ गया। तो ये आपके पास एडवांटेज है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो मैं आपको ये एग्जांपल रिटर्न में दे दूंगा, बट आई बिलीव कि इट इज सो इजी कि मुझे इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर से एक दफा रिपीट कर दूं, दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट 1-1 लाख रुपए, दोनों के एक्सपेंडिचर 50,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर में आपके पास 10,000 रुपए का इंटरेस्ट भी था। अब यहाँ पे जब आपने दोनों को माइनस किया तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 50,000 रुपए और 40,000 रुपए। 50,000 रुपए पे 10% टैक्स लगाया 5,000 रुपए, 40,000 रुपए पे 10% टैक्स लगाया तो 4,000 रुपए। तो यहाँ पे टैक्स ज्यादा दे रहे हो, यहाँ पे टैक्स कम दे रहे हो 1,000 रुपए से। फिर यहाँ पे जब आपने माइनस किया तो अमाउंट आ गई 45,000 रुपीज, यहाँ पे आ गई 36,000 रुपीज। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो उसका ज्यादा लग रहा है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी कैपिटल कर रहे हो तो डिविडेंड दे रहे हो, डिविडेंड दिया 10,000 रुपए का, डिविडेंड 10,000 रुपए का दिया, तो ये आ गए 35 पे और यहाँ आ गए 36 पे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ गया। अब एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकती है, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूं, एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकती है कि सर डिविडेंड तो हर बार देना जरूरी नहीं होता, लेकिन मैंने जानबूझ के इस एग्जाम्पल में डिविडेंड दिखाया ताकि मैं दोनों को कंपेयर कर सकूं कि अगर आप इक्विटी फाइनेंस करते हो और डिविडेंड देते हो, अगर आप इक्विटी फाइनेंस करते हो और डिविडेंड देते हो, और आप लेट सपोज डेट फाइनेंस करते हो और इंटरेस्ट एक्सपेंस देते हो, तो दोनों की सूरत में आपको टैक्स का फायदा यहां है, यहां नहीं है, कि डिविडेंड जो है वो आपके पास टैक्स के बाद कैलकुलेट होता है, डिविडेंड आपके पास टैक्स के बाद कैलकुलेट होता है, तो वो टैक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट ही नहीं होता। डिविडेंड भी आपका खर्चा ही है ना, आप शेयर होल्डर को दे रहे हो तो आप री इन्वेस्ट नहीं कर सक रहे, आपका खर्चा ही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आपका खर्चा ही है, तो एक खर्चे ने टैक्स को कम कर दिया और एक खर्चे का टैक्स पे कोई इंपैक्ट ही नहीं है। तो डेट कैपिटल का एडवांटेज और इक्विटी कैपिटल का डिसएडवांटेज, कि डिविडेंड टैक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता, इंटरेस्ट एक्सपेंस टैक्स पे इंपैक्ट डालता है, वो टैक्स के अमाउंट को कम कर देता है। आई होप आपको बात समझ आ गई हो, नहीं समझ आई मैं मौजूद हूं, समझा दूंगा। फिर अगर मैं लेट सपोज में बात करता हूं कि डेट कैपिटल का एक और एडवांटेज ये है कि डेट कैपिटल में आप अपने कैश फ्लोज को मेंटेन कर सकते हो। क्या मतलब, देखो आपको पता होता है यार, स्टार्ट पे आपको पता होता है कि यार एंड पे मुझे एक इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी है, क्योंकि मैंने एक लोन लिया हुआ है तो मुझे हर साल एक इंटरेस्ट पे करना ही है। तो आप क्या करते हो कि बिजनेस अच्छा चल रहा हो बुरा चल रहा हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट को साइड पे निकाल के रख देते हो, फिर ईयर एंड आता है आप इंटरेस्ट पे कर देते हो, वो होता है प्लान्ड। लेकिन इक्विटी कैपिटल में आपको पता ही नहीं होता कि ईयर एंड पे जाके शेयर होल्डर्स के क्या तासुरात होंगे, वो कोई नाजायज डिमांड कर दे आपसे,
तो आप तो प्लान नहीं थे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने कैश फ्लो को प्लान कर सकते हो कि कौन से पैसे पहले से निकाल के रख देना है। यहाँ पे इक्विटी कैपिटल में आपको पता ही नहीं होगा कि लेट सपोज आपने डिसाइड किया इस बार डिविडेंड नहीं देना, लेकिन शेयर होल्डर्स ने क्या कर दी, हड़ताल कर दी, आपको प्रेशराइज कर दिया, फिर आपने उनको पैसे निकाल के दिए। अब यहाँ पे जो पैसे निकाल के दिए आपने प्लान नहीं किए थे, तो डिसएडवांटेज बन सकता है। तो इक्विटी कैपिटल का डिसएडवांटेज और डेट कैपिटल का एडवांटेज कि यहाँ पे आप कैश फ्लो को प्लान कर सकते हो। तो डेट कैपिटल के एडवांटेज आई बिलीव के काफी हद तक आपको समझ आ गए होंगे, और एडवांटेज होंगे तो मैं आपको समराइज्ड नोट में दे दूंगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इक्विटी कैपिटल के एडवांटेज की, तो इक्विटी कैपिटल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपने मेच्योरिटी डेट पे प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करनी होती है। तो ये है इक्विटी कैपिटल का एडवांटेज, और डेट कैपिटल का ये डिसएडवांटेज बन जाता है कि डेट कैपिटल में आपने प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी होती है, मेच्योरिटी आने पे कभी नहीं हो तो फंस जाओगे। फिर इक्विटी कैपिटल में आपने इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है, डेट कैपिटल में इंटरेस्ट पे करना होता है। कभी आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट जमा नहीं हो पाए तो फंस जाओगे, इक्विटी कैपिटल में ऐसा चक्कर ही नहीं है। तो इक्विटी कैपिटल का पहला एडवांटेज कि यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, दूसरा एडवांटेज यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती। डेट कैपिटल के दोनों डिसएडवांटेजेस हो गए। तो यहाँ पे और इक्विटी कैपिटल देखो इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप सिर्फ डेट कैपिटल पे जिंदा हो ना तो ये बहुत रिस्की बिजनेस हो जाता है। तो इक्विटी कैपिटल कहीं ना रिस्क को कट शॉर्ट कर रहा होता है। तो इक्विटी कैपिटल का एक एडवांटेज ये है कि आपको एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है कि अगर आप बहुत ज्यादा डेट फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हो ना तो बड़ा रिस्क हो सकता है, बिजनेस डूब सकता है। तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल से क्या होता है, आप एक बैलेंस बना सकते हो, ये इक्विटी कैपिटल का एडवांटेज है। तो आई होप आपको दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ आ गए हो। इसको रीड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको एक पैसेज रीड कर देता हूँ, दूसरा आप रीड कर लीजिएगा। लाइक इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो बोरो मनी. This can be done privately through bank loans or it can be done publicly through debt issue. अब तक कोई advantage disadvantage नहीं आया है. These debt issues are known as corporate bonds, which allow a wide number of investors to become lenders or creditors to the organization. अब तक कोई advantage disadvantage नहीं आया. The drawback, पहला disadvantage कि ड्रॉबैक क्या है बोरोइंग मनी का, कि आपने इंटरेस्ट पे करना होता है लेंडर को। अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते, आप प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे कर पाते तो आप डिफॉल्ट और बैंकरप्ट हो सकते हो। तो ये डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इक्विटी कैपिटल का एडवांटेज बताया था। बट द इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज टिपिकली टैक्स डिडक्टेबल। जो आप इंटरेस्ट पे करते हो ना वो क्या होता है, वो जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो टैक्स से डिडक्ट हो जाता है, टैक्स के अमाउंट को कम कर देता है। सही है, तो ये आपके पास एक एडवांटेज है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। कॉस्ट इज लेस देन अदर सोर्स ऑफ कैपिटल। तो ये आपके पास क्या है, एडवांटेज मौजूद है। मैंने आपको एक एडवांटेज ये बताया था, दो डिसएडवांटेज बताए थे, यहाँ पे लिखे हुए हैं। बल्कि मैंने तो आपको ज्यादा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिए, बुक में कम लिखे हुए। दूसरे आप पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा इक्विटी कैपिटल में, आपको काफी सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब हम जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है कैटेगराइज कर लेते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में। आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में ना तमाम डेट फाइनेंसिंग होगी। बताता हूं क्यों। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में तमाम डेट फाइनेंसिंग होगी, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आपके पास डेट फाइनेंसिंग भी होगी एंड इक्विटी फाइनेंसिंग भी होगी। सर ऐसा क्यों है? देखिए यहां पे आपके पास डेट फाइनेंसिंग भी होगी और इक्विटी फाइनेंसिंग भी होगी। देखिए अगर आप किसी को शेयर ऑफर करते हैं और वो शेयर आपसे परचेज करके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, आप इतनी खुआरी करके शेयर ऑफर करते हो, वो आपसे शेयर परचेज करते हैं, फिर आप उनको शेयर सर्टिफिकेट देते हो, फिर आप क्या करो कि लेट सपोज 11 महीने में 6 महीने में उनसे क्या करो, शेयर्स वापस ले लो और बोलो अपने पैसे अमाउंट पकड़ो। डज इट मेक सेंस? नो, इट डज नॉट मेक सेंस। लेट सपोज आपने किसी को पार्टनर बनाया और फिर 6 महीने बाद लात मार के निकाल दिया, इट डज नॉट मेक सेंस। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्विटी फाइनेंस होती है वो जाती ही लॉन्ग टर्म, वो जाती ही लॉन्ग टर्म है, वहां पे रीपेमेंट का चक्कर ही नहीं होता। तो यहाँ पे इक्विटी फाइनेंस आपके पास जो है वो होती ही लॉन्ग टर्म में है, लेकिन डेट फाइनेंसिंग आपके पास शॉर्ट टर्म में भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है। आप जो लोन है वो 1 साल से कम के लिए भी ले सकते हो, 1 साल से ज्यादा के लिए भी ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो देखिए आपके पास आ रहा है ट्रेड क्रेडिट, जिसको हम अकाउंट्स पेबल भी कह सकते हैं, बैंक लोन, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, ऑपरेटिंग लीसेस और फैक्टोरिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल। तो ये तमाम जितने भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है ना, इनको हम पढ़ेंगे भी, यहां से रीड करके भी पढ़ेंगे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी रीड करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज इसमें से बहुत सारे आते हैं। शॉर्ट टर्म हो गए, इसमें आपने सारे देखा कि आपके पास डेट फाइनेंसिंग के ही थे।
फिर शॉर्ट टर्म के अपने ओवरऑल, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के ओवरऑल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कि शॉर्ट टर्म के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है वो पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे आएंगे। तो लॉन्ग टर्म में आपके पास दो होते हैं, देखिए डेट फाइनेंसिंग अलग है और इक्विटी फाइनेंसिंग अलग है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। डेट फाइनेंसिंग में आपके पास तीन है, अगेन लोन्स हैं, बॉन्ड्स है जिसे हम डिबेंचर भी कहते हैं, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था थोड़ा सा, और फिर फाइनेंस लीज है। सर ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म में है, फाइनेंस लीज लॉन्ग टर्म में, इसका मतलब है इसमें ड्यूरेशन मैटर करता है, जी करता है, सही है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, उसके पास आपके पास आ जाते हैं लॉन्ग टर्म में इक्विटी फाइनेंसिंग। आप अपनी रिटेन्ड अर्निंग, जो आपने पिछले साल के इस साल के जो भी प्रॉफिट्स आपने जमा किए हैं, उसको यूज कर सकते हो एज सोर्स ऑफ फाइनेंस, या आप शेयर्स इश्यू कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। अब तक जो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स हमने पढ़े हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स है, सही है। आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, ये वो शेयर्स होते हैं कि जिनके शेयर होल्डर्स को हम प्रेफरेंस दे रहे होते हैं ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं वो मैंने बताए हुए हैं, फिर बता दूंगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं वो मैं बता दूंगा। दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको दोनों में फर्क पता चल जाएगा। दोनों हमारे लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस का काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। इस तरीके से हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम सारी चीजें अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।